नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास रहा, क्योंकि आज लोकसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव थे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ की सीट पर उपचुनाव हुआ। इसके मद्देनजर सुबह को 7 बजे से ही मतदान जारी रहे। दोनों ही लोकसभा सीटों पर केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ ही पुलिस की निगरानी में शाम को 6 बजे तक मतदान किए गए, जिसके मौजूदा आंकड़े लगभग 45% के आंके जा रहे हैं। आपको बता दें, रामपुर और आजमगढ़ में कहीं कहीं पर ईवीएम की गड़बड़ी की खबरें सामने आई थी। इस वजह से मतदान की गति काफी धीमी रही। दोपहर को 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत था वो 35% के आसपास रहा, जबकि शाम को 5 बजे तक 40% के आसपास मतदान फीसदी दर्ज किया गया। रामपुर में 41.66% मतदान दर्ज किया गया है, तो वहीं आजमगढ़ में 45.97% वोटिंग बताई जा रही है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिनेश लाल निरहुआ को वोट कास्ट करते हुए। आप देख पाएंगे पोलिंग बूथ की उन्होंने पोलिंग बूथ का जायजा भी लिया है। घनश्याम लोधी, नवाब काजिम की तस्वीरें आप देख पाएंगे। गुड्डू जमाली जो कि बसपा से प्रत्याशी थे, तंजीम फातिमा, आजम खान की पत्नी मुख्तार अब्बास नकवी। रामपुर आजम खान का बनाया हुआ मजबूत किला है, जहां आजम खान वोट डालने खुद पहुंचे। इस दौरान अब्दुल्ला आजम भी आजम खान के साथ में मौजूद थे, जहां वोटिंग के बाद आजम खान ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि लोगों को वोटिंग से रोका गया है। कौन डालेगा? कार्यकर्ता साथ में खड़े हुए हैं। सारी महिलाएं रुकी हुई हैं, सब दहशत डंडा बरसा रहे हैं, मार रहे हैं, मैंने यही कर रहे हैं शरीर। इस तरह जब ये नाकों पर खड़े हो जाएंगे, मोहल्लों के वोट कौन डालेगा? देखिए कितना वोटर खड़ा है वहाँ। ये आप हमसे पूछ रहे थे, देखिए ना क्या हो रहा है। कैमरा घुमाओ उधर को, देखो। आप उधर घुमाइए, हमें क्या दिखा रहे हैं? पूरे बूथ खाली पड़े हैं। जब ऐसे खड़े होंगे मोहल्लों के नाकों पर, कौन वोट डालने आएगा? तो ये आजम खान का गुस्सा था और साफ तौर पर यह गुस्सा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बोलने में भी झलकता नजर आया। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने का उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मतदान प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के अवरोध खड़े किए। स्थानीय पुलिस से सपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कराया गया और भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का दबाव डाला गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से की गई शिकायतों के बावजूद निर्वाचन मशीनरी कई मतदान केंद्रों पर मूक दर्शक बनी रही। इसके बावजूद मतदाताओं ने भाजपा को हराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों का हौसला बढ़ाते नजर आए। लगातार मेधावी छात्र छात्राओं के साथ ही उनके अभिभावक और अध्यापकों से भेंट करने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ संवाद भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर हाई स्कूल और इंटर में लखनऊ के शीर्ष 10 स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं के साथ में संवाद किया। उन्होंने सभी से कहा कि आप लोगों को तेजी से आगे बढ़ने के लिए हिंदी और अंग्रेजी का एक एक अखबार जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको एक ही जगह पर देश, दुनिया, राज्य और स्थानीय खबरों की जानकारी मिलेगी। आपकी आज की पढ़ी गई खबर कल के लिए जर्नल नॉलेज साबित होगी। महत्वपूर्ण बातों को अपनी एक अलग डायरी में नोट करना, महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट करना, इसकी आदत होनी चाहिए। इसके अलावा हमें एक और प्रयास करना चाहिए कि बहुत सारी चीजें, देखिए समाचार पत्र कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें नियमित रूप से? एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। हमारा प्रयास हो कि एक हिंदी और इंग्लिश के समाचार पत्र को, जो नेशनल न्यूज़पेपर हो, उस प्रकार के उसको पढ़ेंगे तो आपको देश, दुनिया और राज्य की और लोकल खबरों की जानकारी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली रवाना हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग के प्रत्याशी के तौर पर जनजाति वर्ग से आने वाली झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का नाम घोषित किया है। उनके नामांकन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे, जिसके लिए वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। नहीं, इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहने वाली है। यहाँ के विधायकों के मत का सर्वाधिक मूल्य है। इस तरीके से विपक्षी एकजुटता के बावजूद भी यूपी से राजग के प्रत्याशी को 1,19,084 मत मूल्य की बढ़त मिलना लगभग तय माना जा रहा है। देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के लिए पहली रैपिड रेल दुहाई डिपो में आ चुकी है। ये रैपिड रेल 6 डिब्बों की है। ये कंपार्टमेंट्स गुजरात के प्लांट से यहाँ पर ट्रेलर्स के जरिए लाए गए हैं। अभी ट्रेन को असेंबल किया जा रहा है, यानी कि सभी डिब्बों को आपस में जोड़ा जा रहा है और डिब्बों के अंदर संबंधित उपकरण भी लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अभी ट्रेन की दुहाई डिपो में ही टेस्टिंग की जाएगी। दुहाई डिपो में इसके लिए 11 पटरियां बिछाई गई हैं। टेस्टिंग में सफल होने के बाद इसे उस कॉरिडोर पर ट्रायल के लिए उतारा जाएगा, जिस पर रैपिड रेल का संचालन होगा। मार्च 2023 से दुहाई से साहिबाबाद के बीच रैपिड रेल का संचालन होना है। दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ को जाने वाले रैपिड रेल का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जहां ये आधे हिस्से में नीचे धरातल पर चलेगी और वहीं दूसरी तरफ ये ऊपर ऊंचाइयों पर चलेगी, पुलों के ऊपर चलेगी। वहीं अगर बात की जाए तो अभी 2023 के अंदर वसुंधरा से दुहाई के बीच में जो रैपिड रेल की निर्माण कार्य है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और 2023 में ये चलाने की कवायद जो है वो पूरी कर ली जाएगी। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, हम गाजियाबाद के आज जो मेन मेरठ रोड है यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर नज़दीक में ही हिंडन रिवर मेट्रो स्टेशन है और दूसरा गाजियाबाद का ये शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन है। उसके बीच में ही ये रैपिड रेल का स्टेशन बन रहा है, जो एक बहुत बड़ा भव्य स्टेशन बनाया जा रहा है, जो यहाँ पर गाजियाबाद से लेकर यहाँ से होते हुए ये मुरादनगर, मोदीनगर होते हुए मेरठ पहुँचेगा। वहीं अगर बात की जाए तो 2023 में कहीं ना कहीं लोगों को एक सुगम अनुभव मिलेगा इसमें, क्योंकि RRTS जो है वो AC वाली होगी। कहीं ना कहीं जो लोग दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ को जाते थे उनको खासकर परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को सहूलत मिलने वाली है और दुहाई तक अभी 2023 में चालू हो जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरठ पहुँचेगा। मेरठ पहुँचने में 2025 का इसका इंतजार करना पड़ेगा और वहीं ना कहीं गाजियाबाद में अब इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। मनोरंजन जनता टीवी का दिल्ली संवाददाता गाजियाबाद। तो एक तरफ रैपिड रेल का संचालन के लिए तेजी की जा रही है, दूसरी तरफ गाजियाबाद के हाईवे 58 रोड से निकलने वाली रैपिड रेल की लाइन के निर्माण कार्य से हाईवे से सटे 20 से 25 मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिसमें लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जिसके बाद हाईवे से सटे मकान और दुकानों के स्वामी कई महीने से लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके मकान और दुकानों में जो नुकसान हुआ उसे पूरा किया जाए। स्थानीय लोगों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनके नुकसान को पूरा नहीं किया गया तो वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और रैपिड रेल लाइन का निर्माण कार्य रोक देंगे। हमारा विरोध प्रदर्शन ये है कि पिछले 2 साल से NCRTC का काम चल रहा है हमारे यहाँ। उस काम की वजह से हमारे करीबन 20 से 25 मकान हैं जिनमें दरारें आई हैं और बहुत जर्जर हालत हो चुके हैं। कुछ मकानों की ऐसी हालत है कि शायद उनमें डर लगता है रात को सोते देर में कोई हादसा ना हो जाए। उसके हमने करीबन पिछले 6-7 महीने से उन्हें हमने बता भी रखा है और मकान में जर्जर हालत होने के, क्योंकि यहाँ इनका काम शुरू हुआ की तो एक मशीन थी जो ये पाइल जो करी गई थी नीचे से। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि जानकर आपको यह हैरानी होगी कि 3 जून को शहर में हुई हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। असल में हिंसा के आरोपी अतीक खिचड़ी का पाकिस्तान में किसी से फोन से संपर्क हुआ। इस बात को प्रमाणित करने के लिए अतीक खिचड़ी और पाकिस्तानी व्यक्ति के बीच की चैट, ये एक्सक्लूसिव चैट है जो कि सामने आई है। चैट के मुताबिक हिंसाग्रस्त इलाके में बम लाने को कहा गया था। अब पुलिस इस एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है।
राजधानी लखनऊ में पुलिस प्रशासन की तरफ से अनोखी और सराहनीय पहल देखने को मिली, जहां पर ट्रांसजेंडर पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। आपको बता दें कि किन्नरों की समस्याओं को एड्रेस करते हुए पुलिस कमिश्नरेट में पहला ट्रांसजेंडर पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है। सभी थानों पर इस तरह के हेल्प डेस्क जो ट्रांसजेंडर समुदाय की समस्याओं के निदान हेतु बनाए जाए, ऐसे क्रम में आदेश प्राप्त हुए थे। इसी क्रम में लखनऊ कमिश्नरेट में यह प्रथम ट्रांसजेंडर डेस्क बनाया गया है और यह एक डेडिकेटेड कक्ष है। यहाँ पे इनकी समस्याओं को गरिमापूर्वक उनकी सम्मान के साथ सुना जाएगा और इस समस्या का, उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम इस तरह से देखेंगे कि वो 24 आवर्स में या 48 आवर्स में जितना यथाशीघ्र हो हम उनकी समस्याओं का निदान करा सकें। इसका फीडबैक भी उनसे प्राप्त किया जाएगा। कोविड-19 की दूसरी लहर में ताजनगरी आगरा में जो कोलाहल मचा, हाहाकार मचा, वो पूरे देश ने देखा है। आगरा सहित आसपास के जनपदों में संक्रमण फैलाने और संक्रमण से 22 बेगुनाह लोगों की जान लेने वाले पारस हॉस्पिटल को आखिरकार 1 साल बाद शासन के निर्देश पर आगरा प्रशासन ने अभयदान दे दिया। 22 बेकसूरों की जान लेने वाले पारस हॉस्पिटल को आखिरकार आगरा प्रशासन ने क्लीन चिट दे दिए। ये हॉस्पिटल सील होने के कारण 1 साल से बंद बताया जा रहा था। अब इसके खुलने के तमाम रास्तों को साफ कर दिया गया और ये हॉस्पिटल एक बार फिर से संचालित हो गया, जिसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। बुधवार रात वो दिल्ली पहुंचे थे। माना यह जा रहा है कि धामी प्रदेश को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों के समक्ष होंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो चुकी है और तमाम पहलुओं पर उन्होंने बातचीत भी करी है। आपको बता दें कि सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड के सामने जीएसटी क्षतिपूर्ति का संकट इस समय बहुत बड़ा है। 5 सालों की अवधि होती है इसकी, 30 जून को जो कि समाप्त हो रही है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्तराखंड को करों से होने वाली आय में हानि उठानी पड़ेगी। क्षतिपूर्ति अगर नहीं होती है तो राज्य को आर्थिक मोर्चे पर भी कठिनाई से जूझना होगा। आपको ये भी बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से भी मिलते नजर आए थे। उत्तराखंड सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सीनियर आईएएस ऑफिसर रामविलास यादव को अरेस्ट होने के बाद विजिलेंस कोर्ट में पेश किया, जिसे सुनवाई के बाद 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। विभाग की ओर से पेश रिपोर्ट के मुताबिक रामविलास यादव उत्तराखंड सरकार में राज्य समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर तैनात थे। वो इससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ विकास प्राधिकरण में सचिव रह चुके हैं। लखनऊ में रहने वाले एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उत्तराखंड विजिलेंस एक्टिव मोड में आया। आपको ये बता दें कि पूछताछ में आईएएस अधिकारी ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि धनराशि किसने उनके खाते में डाली, जिसके बाद देर रात आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल सस्पेंडेड हैं। अब अगली सुनवाई इस पूरे मामले में 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा के बाद 6 जुलाई को होगी। रक्षा संपदा विभाग, रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा संपदा कार्यालय देहरादून स्थापित किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यालय के बनने के बाद अब सेना की संपत्ति से जुड़े हुए सभी मामले तेजी से निस्तारित होंगे। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और कार्यालय के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। देहरादून में राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में छोटी बसावट वाले गांवों को भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ने की मांग अब राज्य सरकार की तरफ से की जाने लगी है। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि राज्य में 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का काम किया जाए, ताकि राज्य में विकास की रफ्तार को और तेजी मिले। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि विभाग की तरफ से मांग की गई है कि 150 से लेकर 249 तक की आबादी वाले गांवों को भी इस योजना से जोड़ा जाए। 2011 के सर्वे के अनुसार 250 की आबादी की बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से लिंक किया गया था, लेकिन हमारी जो भौगोलिक स्थिति है अन्य प्रदेशों से भिन्न है। हिमाचल की हमारी तरह हो सकती है या नॉर्थ ईस्ट की भी प्रदेश हो सकती है।
और मानक चूँकि पूरे देश के लिए बनते हैं। हमने आपसे अनुरोध किया है, क्योंकि पहाड़ में जो हमारे गांव हैं, एक तो कहीं है, एक तो कहीं है, दूर दूर हैं, तो हमने कहा कि 150 से 249 तक पहले चरण में जो 150 से 249 तक की आबादी के गांव हैं, उनको भी इसमें लिंक किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ रामविलास यादव के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार में अधिकारियों के ऊपर बैठने वाले मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए। बिना शय के कोई भ्रष्टाचार पनप नहीं सकता। यादव तो उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस हैं और उत्तर प्रदेश से उनकी जांच चल रही थी। उत्तर प्रदेश के वो नौकर हैं, उत्तराखंड का तो उनका कोई लेना देना था नहीं। सारी जांच तो उत्तर प्रदेश के समय से उनकी चल रही थी। यहाँ की सरकार ने कोई नया नहीं किया, कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं कर दिया है। और जहाँ तक गणेश जोशी जी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास कई रामविलास यादव हैं, तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ रामविलास यादव हैं कहाँ? विगत 5 वर्षों से 6 वर्षों से उनकी सरकार उत्तराखंड। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओर से किए गए कार्यों को याद किया गया। स्मृति दिवस के तौर पर इसे मनाया गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था कि एक विधान एक निशान, जिसे आज हमारी केंद्र सरकार ने पूरा किया है और उनके सपनों के अनुरूप कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया, और आज हम जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं या जिस कश्मीर को हम देखते हैं, अगर आज कश्मीर से धारा 370 हटी, 35 से हटी, तो उस समय की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस समय का कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था, उस परमिट को समाप्त हो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस पूरी कल्पना को लेकर जिस प्रकार का मोमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ, निश्चित रूप से आज हम ऐसे महानायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, याद करते हैं। तो वहीं प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी हो सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय को दोगुनी करने का सपना साकार हो सके, इस दिशा में उत्तराखंड सरकार अपने कृषि विभाग को कार्यरत कर रही है। आपको बता दें कि गणेश जोशी ने आज एक अहम बैठक ली है। तकनीकी माध्यम से कृषि विकास में मदद मिल सके, इसके मद्देनजर उद्यान निदेशालय में उद्यान अधिकारियों की बैठक हुई है। विभाग में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्रगति रिपोर्ट भी जानी गई और अधिकारियों को बेहतर काम करने के निर्देश दिए गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब से मुझे विभाग मिला है, मैं लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूं। जहां उच्च स्तरीय अधिकारियों से हम बैठकर बातचीत कर रहे हैं, वहीं अपने CHO DHO की मीटिंग हमने यहाँ पर ली थी, उन्हें टारगेट दिए थे हमने, और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने सभी जिलों के CHO DHO से बातचीत की। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। हमारी ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी हो। नमस्कार।